नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे चैप्टर को बहुत इजी भाषा में, आसान भाषा में, बिल्कुल बच्चों की भाषा में, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराना। ये वीडियो लेके आया हूँ मैं, पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। पूरा 100% कंटेंट होगा, तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने अब तक इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको इस पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। तो बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत इजी भाषा में रिवाइज कराऊंगा। तो पेपर से पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला टॉपिक आता है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, मैग्नेट वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, दैट अट्रैक्ट आयरन, जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, या आयरन लाइक सब्सटेंस, या आयरन जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको मैग्नेट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल जो होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। अनलाइक पोल होंगे, जो अलग अलग पोल होंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, सेम पोल रिपेल करते हैं, अलग अलग पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वह एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों, मान लीजिए मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, हम मान लेते हैं मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाया जाता है। इस पेज पर हमने तीन चीज पढ़ी है। मैग्नेट क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस, आयरन या आयरन जैसी चीजें जिसको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसे मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट की तीन प्रॉपर्टी होती है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जो लाइक पोल होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट का चारों तरफ का एरिया इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है या मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसका SI यूनिट टेस्ला होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड दोनों पाए जाते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको ये डायग्राम समझ के जाना है, डायग्राम बनाने के लिए आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में होता क्या है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ। और मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कर्व्ड होती है, जैसे आप देख रहे हो कर्व्ड है सारे, कोई भी स्ट्रेट नहीं है। तो ये डायग्राम आप बना के जाना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम है ना। प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी आप बना रहे थे ना ये वाला, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इन अ क्लोज कर्व, हमेशा कर्व शेप में होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कर्व शेप में होता है। अराइज फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से निकलता है, अराइज होता है, एंड इनटू द साउथ पोल, और साउथ पोल में जाके मिल जाता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगी, वो हमारा अगला पॉइंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा इफ देयर लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ में जाता है, उल्टा होता है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ में आता है। मैग्नेट के बाहर क्या होता है, तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। इफ वी वॉन्ट टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, अगर हमें किसी मैग्नेट का स्ट्रेंथ जानना हो कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, वी हैव टू फाइंड द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो हमें इस लाइन की क्लोजनेस जाननी पड़ेगी। जितना पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो वो उतना ज्यादा वीक होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज कर्व शेप में होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से अराइज होता है और साउथ में जाके एंड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है अगर उसकी लाइन जो है वो क्लोज है, पास पास है।
इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अगर अंदर देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। अगर मैं जानना हो किसी मैग्नेट का स्ट्रेंथ जानना हो तो हमें उसका जानना पड़ेगा क्लोजीनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना पास पास है। तो आपको शॉर्ट में याद रखना, इतने बड़े बड़े आंसर याद नहीं करने, सिंपल याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व्ड होती है, नॉर्थ से अराइज होती है, साउथ में एंड होता है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगा अगर उनकी लाइन पास पास होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है। और अगर हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना हो तो हमें फील्ड लाइन का क्लोजनेस जानना पड़ेगा। ना एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेगी ना, टू नॉर्थ डायरेक्शन मेक, दो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा एक ही जगह पर, एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर दो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। होता क्या है बच्चों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाई चांस मान लीजिए क्रॉस करेगी तो एक ही पॉइंट पर ना दो नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर कोई नॉर्थ डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आपसे पूछा जाता है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो आप बताओगे बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर मान लीजिए वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना तो एक ही पॉइंट पर दो नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएगा एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एच.सी. ऑस्टेट यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले इंसान थे हु स्टेट दैट, जिन्होंने बताया था दुनिया को कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। यानी जो जो अभी अपने फीचर्स पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड की, वो सब इलेक्ट्रिक करंट में भी पाई जाती है। ये बात एच.सी. ऑस्टेट ने दुनिया को बताई थी। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक सर्कुलर कंडक्टर, जिसको लूप भी कहते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अलग टाइप का होता है और सर्कुलर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड अलग प्रकार का होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए कोई तार सीधा है, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, मान लीजिए स्ट्रेट सर्कल, ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना कॉन्सेंट्रिक होगा, इसके चारों तरफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉन्सेंट्रिक होगा, इसके चारों तरफ होगा। स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होता है, इसके चारों हो, उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चीज आपके सैंपल पेपर में भी है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक होगा, हर एक पॉइंट पर एक जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और हमें अगर हमें डायरेक्शन जानना हो ना कि भाई अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा है, अगर इसका डायरेक्शन जानना हो तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं सर्कुलर कंडक्टर के बारे में, फिर आपको राइट हैंड थंब रूल बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर, जिसको लूप कहते हैं। अब हम जानते हैं जब कोई सर्कुलर कंडक्टर होता है ना, सर्कुलर कंडक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगेन, अगर वो सर्कुलर कंडक्टर भी है तो भी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगा हर एक पॉइंट पर। एवरी पॉइंट ऑन वायर, वायर के हर एक पॉइंट पर कैरिंग करंट, जिसके अंदर करंट है, वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो अराइज होगा अपियरिंग एट द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होगा एट द सेंटर ऑफ द लूप। लूप के बीचों बीच होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी बाकी जगहों तक कॉन्सेंट्रिक होगा। क्लियर हो गया? सर्कुलर कंडक्टर में बाकी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना बच्चों, सर्कुलर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कॉन्सेंट्रिक होता है, लेकिन बीचों बीच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रेट होता है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई सर्कुलर कंडक्टर है ना, सर्कुलर कंडक्टर, तो बाकी जगहों पे तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक ही होगा, बाकी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होगा, लेकिन बीच में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो यही दो पॉइंट है कि भाई बाकी जगहों पे तो वही होगा कॉन्सेंट्रिक, ये लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रेट लाइन होगा एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो इतनी बातें आपको याद नहीं होती तो सिंपल याद करो कि हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक होगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर वो सर्कुलर कंडक्टर है तो उसके बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज स्ट्रेट, लिखा हुआ यहां पर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा एट द सेंटर, सेंटर में वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। राइट हैंड थंब रूल जिसके बारे में बात कर रहा था, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो पहले मैं आपको समझाता हूं राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। ये रूल ये कहता है
कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है आपके राइट हैंड में, आपके राइट हैंड में कोई स्ट्रेट कंडक्टर इस प्रकार से, जैसे मैंने होल्ड कर रखा है, अगर आपके राइट हैंड में कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन दिखाता है और बाकी जो 4 फिंगर है ना, ये चारों उंगलियां, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से घूमेगा। अब आपसे क्वेश्चन देंगे, कभी आपको करंट ऊपर दे देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कभी करंट आपको नीचे दे देंगे, फिर बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। कभी आपको इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट की तरफ दे देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा जैसे फिंगर घूम रहा है मेरा। कभी आपको देंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर है, इलेक्ट्रिक करंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इमेजिन यू होल्डिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ रखा है इन योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में। मान लीजिए कि आपके राइट हैंड में स्ट्रेट कंडक्टर, ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर, ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर और राइट हैंड में पकड़ रखा है। सच दैट, इस प्रकार से कि थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने इस प्रकार से पकड़ रखा है कि थंब जो है ना वो पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपका थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है, तो बाकी चारों फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यही आपसे कह रहा है, देन द फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर। तो फिंगर जो कंडक्टर के चारों ओर है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। ठीक है, सिंपल आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, जो नहीं आप ये लिखना, सिंपल लिख सकते हो, होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर in your right hand. If the thumb represents the direction of current, then the other 4 fingers will represent the direction of magnetic field. Simple. यही चीज मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया, तो खुद भी लिख सकते हो। ध्यान रखो, स्टेट कंडक्टर राइट हैंड में है तो थंब जो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और बाकी चारों फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। नाउ अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे आप शॉर्ट में याद करो, मैंने शॉर्ट में दे रखा है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना हर चीज को बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी याद हो। थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है और बाकी फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो पहला करंट, जितना ज्यादा करंट होगा ना उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गया? अगर करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। नंबर ऑफ कॉइलिंग, नंबर ऑफ कॉइलिंग होता है तार को जो घुमाते हैं ना, कॉइलिंग करते हैं, नंबर ऑफ कॉइलिंग। तो इसमें भी सीधा होता है, जितना ज्यादा कॉइलिंग करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करने वाले बेसिकली 3 फैक्टर है। पहला है करंट, करंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। दूसरा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉइलिंग, जितना ज्यादा तार की कंडक्टर की कॉइलिंग करेंगे ना उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोलेनॉइड क्या होता है? आप कॉपर का वायर लीजिए और उसे सिलेंड्रिकल ऐसे लपेट लीजिए, कॉपर के वायर को इस प्रकार से लपेट लीजिए, ये आपका सोलेनॉइड बन गया। आपके पेन में स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग सिलंकी बोलते हैं, वो कॉपर से अगर बना होता है ना तो उसको भी सोलेनॉइड बोलते हैं। कुछ नहीं करना, कॉपर के वायर की ना ऐसे कॉइलिंग करनी है तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो यही चीज आपको याद करना है, कॉइलिंग ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर की कॉइलिंग करनी है इस प्रकार से इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इज कॉल्ड सोलेनॉइड। यही तो मैंने बोला था, कॉपर वायर की ना कॉइलिंग करनी है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसी को साइंस में सोलेनॉइड बोलते हैं। आगे आ जाते हैं अगले पेज पर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, एक ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न होगा, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर से रैप क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, और अगर वो क्लोजली होंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो उसको भी सोलेनॉइड बोलता है। यानी घुमा फिरा के बात ये है कि ये सोलेनॉइड है। अगर कॉपर से इस प्रकार से लपेट दूंगा ना तो ये सोलेनॉइड होगा। अगर इसको कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से, देखिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया है कॉपर वायर से, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली, सिमिलर टू अवर बार मैग्नेट, एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह होता है। जैसे बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं ना, नॉर्थ साउथ, ऐसे सोलेनॉइड में भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, ध्यान रखिए सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, एक जैसा होता है। कहीं पे भी आप नाप लोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। एमसीक्यू में कई जगह पूछते हैं ये। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन, और से पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसा होता है।
क्लियर हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम डायरेक्शन की बात करें सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, तो बिल्कुल बाहर मैग्नेट की तरह होता है। मैग्नेट के बाहर यानी सोलिनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर यानी सोलिनॉइड के बाहर वही नॉर्थ से साउथ, याद होगा अभी बताया था कि नॉर्थ से अराइज होगा, नॉर्थ से अराइज होगा और साउथ में जाके एंड हो जाएगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा इनसाइड द सोलिनॉइड, आउटसाइड द सोलिनॉइड, और साउथ से नॉर्थ जाएगा इनसाइड द सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही है, जो बार मैग्नेट पढ़ लोगे तो सोलिनॉइड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें भी दो पोल होते हैं, सेम बिल्कुल सेम बार मैग्नेट की तरह है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल होता है हर जगह। इसका डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी से जब मैग्नेट बनाते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाएंगे ना तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे बनाओगे? अभी हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था सोलिनॉइड। अगर सोलिनॉइड के अंदर हम एक डालते हैं सॉफ्ट आयरन, क्या डालते हैं? सॉफ्ट आयरन। अगर हम सोलिनॉइड के अंदर डाल देते हैं सॉफ्ट आयरन और करंट प्रोवाइड करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। अगर हम इसको करंट देंगे ना सोलिनॉइड को, तो ये जो आपका बार मैग्नेट है ना, ये सॉफ्ट आयरन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाया। तो यही आपका आंसर है। अब मैग्नेट इज मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमने मैग्नेट बनाया इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम दिया गया। A magnet in which the magnetic field is produced by an electric current, एक ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड बना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो एक हमने आप चाहो तो इसको याद ना करो, सिंपल आप खुद भी याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और बनते कैसे हैं? तो सोलिनॉइड लीजिए, सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दीजिए, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो ये सॉफ्ट आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया गया है। ये देखो आ गया कि सॉफ्ट आयरन और सोलिनॉइड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन डालेंगे ना तो बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम मुझे अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर हम सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन डाल रहे हैं तो इससे बनता है टेम्पररी मैग्नेट। क्या बनता है? टेम्पररी मैग्नेट। क्योंकि ये मैग्नेट तभी तक है जब तक करंट है, ये मैग्नेट तभी तक है जब तक करंट है। लेकिन अगर आपने सोलिनॉइड के अंदर, इनमें से कुछ डाला, जैसे सॉफ्ट आयरन डाल दिया, क्रोमियम स्टील डाल दिया, कार्बन स्टील डाल दिया, क्रोमियम स्टील डाल दिया, क्रोम एल्निको डाल दिया, अगर इनमें से कुछ डालोगे ना यहां पर सोलिनॉइड के अंदर, अगर आपने सोलिनॉइड के अंदर कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, एल्निको, इनमें से कुछ यूज करा ना, इसके अंदर डाल दिया और एक बार करंट दे दिया, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। बस एक बार करंट दे दोगे ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो इससे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो सॉफ्ट आयरन हमने डाला था उससे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, एल्निको वगैरह से बनता है परमानेंट मैग्नेट। तो दोनों में फर्क क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में फर्क क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है, क्योंकि जब तक करंट है तब तक मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट ही है। तो टेम्पररी होता है, कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज, इसको आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है जब चाहे। कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, इसको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, एक बार मैग्नेट बन गया तो इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसका स्ट्रेंथ हम जब मर्जी बदल सकते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, भाई करंट को बढ़ा दो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ थोड़ी छेड़ सकते हो आप। तो स्ट्रेंथ इज फिक्स, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, इसके पोल को भी बदल सकते हो, इसका नॉर्थ पोल साउथ बना सकते हो, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करके इसका साउथ को नॉर्थ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। इसके पोल को बदल सकते हो, लेकिन इसके पोल को नहीं बदल सकते, क्योंकि बाहर मैग्नेट फिक्स हो चुका है। पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स, इसकी पोल को चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको आप टच नहीं कर सकते, छुओगे तो बहुत खतरनाक होगा। इसको टच किया जा सकता है, ये इतना खतरनाक नहीं होता, तो ये वीक मैग्नेट होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस। अब आता है एम्पियर्स लॉ। या इसे या तो एम्पियर्स लॉ बोलते हैं या बोलते हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रख दिया जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रख दिया जाए तो क्या होगा? तो एम्पियर ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जितना फोर्स कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है,
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखेंगे, देख पढ़िए, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, कंडक्टर पर फोर्स, इस पर फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर पे कैसा फोर्स लगता है। तो ये एम्पियर्स लॉ कहता है कि जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगा उतना ही अपोजिट फोर्स कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे भी लगाएगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगा उतना ही फोर्स कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे लगाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो इससे हमें पता लगा पहली बार कि मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। आपके बुक में ना इसका एक डायग्राम भी है जो बहुत ज्यादा सैंपल पेपर वगैरह में ना आते हैं। तो मैं एक सेकंड दे देना मुझे बस, मैं चैप्टर 13 निकाल लेता हूं। आगे चैप्टर 13 लीजिए, ये रहा, देखिए ये है, ये वाला पार्ट है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये इसके अंदर करंट है, ठीक है। तो ये रूल ये कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर लगाएगा इस पे और इलेक्ट्रिक करंट भी प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने, ये मैग्नेट है पूरा, तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट द्वारा लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये घुमा फिरा की एक्टिविटी आती है, तो इस एक्टिविटी को जरूर पढ़ के जाना। ये घुमा फिरा के बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बस ये ध्यान रखना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये बात पहली बार दुनिया को पता चलेगी ना। उसके बाद हम जानेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है क्या, अगर आपने लेफ्ट हैंड के, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे ना, तो थंब जो होगा वो फोर्स ऑफ कंडक्टर होगा, फोर फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर होगा और मिडिल फिंगर जो होगा वो करंट ऑफ द कंडक्टर होगा। तो फादर, मदर, चाइल्ड, मैंने अक्सर अपने वीडियो में बता रखा है बात, जो नोट्स का मेन वीडियो है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स ऑफ कंडक्टर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर और चाइल्ड मतलब करंट ऑफ कंडक्टर। तो देखिए यही बोला गया है कि अगर हम थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे ना, तो थंब जो है वो फोर्स ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा और मिडिल फिंगर करंट दिखाएगा कंडक्टर का। उसी के बाद बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। शॉर्ट में याद रखिए, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। मैग्नेटिक फील्ड इन ह्यूमन बॉडी, क्या हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड बनता है? हाँ, दो जगह हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक ब्रेन और एक हार्ट, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और इसकी वजह से एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये सब आपने रिपोर्ट कराए होंगे ना। ये क्यों पॉसिबल है आजकल? इससे हम बॉडी के ऑर्गन का इमेज बना सकते हैं, बॉडी के अंदर के इमेज हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हम ये सब रिपोर्ट अपना इकट्ठा करते हैं, जिससे अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता लगता है। तो ये चीज अगले पेज पर है भी, देखिए लिखा हुआ भी है कि इन सब रिपोर्टों से होता क्या है, द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर के ऑर्गन है बॉडी का, इन कैन बी ऑब्टेन, उसकी इमेज हम लोग बना सकते हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना लोग, ताकि अंदर बॉडी के अंदर का इमेज पता लग सके प्रॉब्लम क्या है। गैल्वेनोमीटर, याद रखिए गैल्वेनोमीटर के दो काम होते हैं। पहला, ये चेक करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है या नहीं है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट अगर है तो उसका डायरेक्शन क्या है, कौन से डायरेक्शन में करंट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात डेफिनेशन याद करके जाने। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट डेफिनेशन पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जनरेटर दो टाइप के होता है, एक होता है अल्टरनेट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। इसको बोलते हैं एसी, इसको बोलते हैं डीसी। अब एसी और डीसी में थोड़ा फर्क होता है। एसी जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, डीसी जो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। अल्टरनेट करंट जिसको एसी बोल रहे हैं, द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन, मेन कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो अपने डायरेक्शन को चेंज करे वो एसी होता है, इज कॉल्ड एसी। ये एक सेकंड में 50 बार अपने डायरेक्शन को बदल सकता है। एडवांटेज ऑफ एसी, अब एसी के ना बहुत ज्यादा एडवांटेज है। घरों में अल्टरनेट करंट, ये एसी एयर कंडीशन मत समझना, ये अल्टरनेट करंट है जो घरों में यूज तो इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहला, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एसी को ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा सकता है। इवन दिल्ली जो है कई बार पंजाब और यूपी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है गर्मी में, तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसको बहुत दूर से खरीदा जा सकता है, दूर तक भेजा जा सकता है।
मच लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कम होती है, लेस लॉस ऑफ एनर्जी, लेस लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कम होती है एसी के अंदर। क्या क्या जाना हमने? गैल्वामीटर दो चीज चेक करता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। जनरेटर दो टाइप की होती है, एसी और डीसी। एसी कौन होता है? जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। एसी का एडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है कम होती है, ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। डिसएडवांटेज भी है एसी के ना, दो, ज्यादा मत याद करो, दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज बस। एसी के ना दो डिसएडवांटेज भी है। पहला, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, एक तो इसको स्टोर नहीं कर सकते आप। दूसरा, इट इज मोर डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है, अगर कोई इसके लपेटे में आ जाए तो जान भी जा सकती है, तो बहुत डेंजरस है। डायरेक्ट करंट, डीसी क्या होता है? जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता उसको हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? तो दो एडवांटेज याद कर लीजिए। इट कैन बी स्टोर्ड, इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है, सेल में, बैटरीज में, ईटीसी में। जो मोबाइल है ना, चार्ज करते हो उसको, तो उसको मोबाइल में हम करंट को सेव कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें डीसी यूज होता है। इट इज लेस डेंजरस, ये लेस डेंजरस है, जेब में लेके घूम रहे हो आप, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है ये एसी के मुकाबले। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। पहला, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपसे दूर तक भेजोगे ना तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है। डीसी में लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है जब इसे दूर तक भेजते हैं। टाइप्स ऑफ वायर, घर में तीन टाइप के वायर यूज करते हैं हम लोग, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। रिवाइज करा दो एक बार। एसी का डिसएडवांटेज, एक तो इसको स्टोर नहीं कर सकते आप, दूसरा ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ठीक है। एडवांटेज क्या है डीसी का? एक तो आप इसे स्टोर कर सकते हो और ये बहुत कम डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वायर तीन होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, ये रेड कलर का, ये ब्लैक कलर का, ये ग्रीन कलर का। ना अगला आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जब घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं तो ये स्टेप फॉलो करता है। पहले पोल से मेन सप्लाई में लाते हैं तार को, पोल से पहले मेन सप्लाई लाते हैं, मेन सप्लाई को कनेक्ट करते हैं फ्यूज से, फ्यूज को कनेक्ट करते हैं मीटर से जो गवर्नमेंट देती है। मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी अलग अलग रूम में अलग अलग बॉक्स लगे होते हैं ना, अलग अलग फ्लोर पे, तो मीटर के बाद अलग अलग बॉक्स में करंट को दे दिया जाता है। फिर सेपरेट सर्किट, पंखे के लिए, बल्ब के लिए, टीवी के लिए, एसी के लिए, तो सेपरेट सर्किट। तो ये स्टेप आपको याद रखना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। पहले पोल से मेन सप्लाई आती है, मेन सप्लाई से को फ्यूज से कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को मीटर से कनेक्ट करते हैं, फिर मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अलग अलग घरों में अलग अलग रूम में बढ़ जाता है, और फिर सेपरेट सर्किट होता है, यानी एक ही स्विच में आप पांच छह चीजें ज्वाइन करके रखते हो। हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट यूज होता है ना, उसका वोल्टेज होता है 220, याद रखना, ये चीज पूछते हैं। टाइम पीरियड होता है 1/50 सेकेंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ये सब याद करके चलना। अर्थ वायर क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव वायर होता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रोटेक्ट करता है। इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, अगर कहीं से करंट लीक हो रहा होगा ना, तो ये आपको शॉक से बचाएगा, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस। मान लीजिए कोई मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस है, यानी मेटल से बना हुआ कोई अप्लायंस है, उसमें जो करंट लीक हो रहा है आपको पता नहीं है, तो अगर हल्का सा करंट लगेगा ना तो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि शॉक से बचा, अर्थ वायर आपको बचाएगा, शॉक से बचाता है ये। अगर कहीं करंट लीक हो रही है ना तो ये शॉक से आपको बचाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होती है? तो अभी जो मैंने दो वायर बताया था ना आपको, रेड वाला और ब्लैक वाला, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में किसी कारण से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाता है, तो वहां पे वोल्टेज एकदम से बढ़ जाता है, उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। व्हेन लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, यही मैंने आपसे बोला था, जब लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाता है किसके? न्यूट्रल वायर के, एक्सीडेंटली किसी कारण से, तो ना वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस सिचुएशन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब है कैपेसिटी से ज्यादा करंट को खींचना, कैपेसिटी से ज्यादा करंट को खींचना ओवरलोडिंग कहता है। व्हेन करंट ड्रेन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, जब करंट को ड्रेन किया जाता है, खींचा जाता है, मोर देन उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट को खींचेंगे। मान लीजिए छोटा 6 एम्पियर का एक सॉकेट लगा हुआ है और आपने उसमें कोई हैवी एसी लगा दिया, तो वो जला देगा उसको, क्योंकि वो ज्यादा करंट को खींच रहा है और उसकी कैपेसिटी इतनी है नहीं। तो कैपेसिटी से ज्यादा करंट को खींचना कंडक्टर के अंदर, इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। व्हेन करंट
ड्रेन इज मोर, जब करंट को ज्यादा खींचा जाता है उसके कैपेसिटी से कंडक्टर के अंदर, इसी को ओवरलोडिंग का केस कहा जाता है। रिवाइज करा दूं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये स्टेप होता है। सबसे पहले पोल आपकी गलियों में है, पोल से मेन सप्लाई आता है, मेन सप्लाई को फ्यूज से कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को मीटर से कनेक्ट करते हैं, फिर अलग अलग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है अलग अलग फ्लोर पे, फिर उन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग सेपरेट सर्किट निकाला जाता है अलग अलग रूम में। टाइम पीरियड होता है 1/50 सेकंड, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अर्थ वायर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? इलेक्ट्रिक शॉक से। कब? जब कोई लीकेज हो रहा होगा करंट, खासकर मेटेलिक बॉडी में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में एक्सीडेंटली कनेक्ट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो जब करंट ज्यादा ड्रेन करते हैं, खींचते हैं उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो उसके कारण ओवरलोडिंग की समस्या पैदा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट रिवीजन चैप्टर 13 का जो टॉपिक आ रहा है इस बार का। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है, इजी लैंग्वेज में पढ़ना है। पेपर से पहले आप 2-3 बार देख भी लोगे ना तो 100% आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।